सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आज हम एक नई सीरीज उत्तराखंड के इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम आप लोगों को प्रश्न डिस्कस करेंगे वो प्रश्न अभी तक जितने भी एग्जाम उत्तराखंड में हुए हैं उन पर आए हुए प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से आप अन्य चैनलों को भी देखते हैं, केवल आप 10 मिनट दीजिए इन 10 प्रश्नों के लिए। 10 मिनट से कम समय में यह आपको 10 प्रश्न मैं आपको यहाँ बताऊंगा रोजाना, जिससे आने वाली परीक्षा जो मई में प्रस्तावित है, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, उस पर आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद भी मिलेगी। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 30 से 40% जो प्रश्न आते हैं वो उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर हमने ये सीरीज नहीं करी है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारादोली नाम से जाना जाता है? तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के एक खुमाड़ नामक जगह है जहां पर यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में खुमाड़ नामक जगह पर काफी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई थी अंग्रेजी सरकार के विरोध में, जिसके बाद वहां के जो एसडीएम थे जॉनसन और गोरी पुलिस ने अंधाधुंध इस भीड़ पर फायरिंग करी, जिस पर 4 लोग शहीद हुए। जिसके बाद महात्मा गांधी ने खुमाड़ को कुमाऊं का बारादोली का नाम देकर अमर कर दिया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, अगर सल्ट नहीं आएगा तो उसकी जगह पर ऑप्शन आपका आएगा खुमाड़। तो खुमाड़ जो है सल्ट क्षेत्र के अंदर ही आता है, तो सल्ट या खुमाड़ इसका यह आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नंदा की जागर लिखने वाली प्रथम महिला का नाम, उत्तराखंड की जो प्रथम महिला थी उनका नाम। तो इनका नाम है सुश्री बसंती बिष्ट। इन्होंने जो उत्तराखंड का लोक संगीत है उसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इन्होंने नंदा की जागर, मतलब जो जागर होती है, जागर किताबों में लिखी और 26 जनवरी 2017 को भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी में किया गया? तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा। इसका आंसर है भागीरथी एवं भिलंगना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर जो टिहरी बांध परियोजना है, यह एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन, सिंचाई, रोजगार एवं बाढ़ नियंत्रण का लाभ होगा। और ये परियोजना यह जो परियोजना शुरू हुई है, इससे राष्ट्र को, जो हमारा भारत राष्ट्र है, इसको प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लाभ होगा। और उत्तराखंड जो हमारा राज्य है जहां ये परियोजना स्थापित है, इसके चलते उत्तराखंड को इस परियोजना से कुल जितनी बिजली का उत्पादन होगा उसका 12% जो रॉयल्टी है वो बिल्कुल ही मुफ्त मिलेगी। बिजली 12% इस बात से उत्तराखंड को फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। तो 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित हरिदत्त शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इनकी जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है गंगा लहरी। और पंडित हरिदत्त शर्मा संस्कृत भाषा के एक जाने माने लेखक हैं। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था गंगा लहरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देहरादून जनपद में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो आंसर आपने देख लिया है। देहरादून में सर्वाधिक जो निवास करती है वो जनसंख्या है, वो जनजाति है जौनसारी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जौनसारी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यह महासू देवता की पूजा करते हैं। महासू देवता को महाशिव का रूप माना जाता है। इसके बाद जो जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है दूसरे नंबर पर, वो जनजाति है थारू, जो मुख्यतः उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है।
ये लोग थारू लोग मातृ पक्ष से राजपूत, अपनी माता की पक्ष से राजपूत और पिता के पक्ष से भील उत्पत्ति के माने जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो जनजाति आती है वो है बोक्सा। ये जनजाति तराई क्षेत्र में रहती है, जैसे भाबर, तराई के भाबर क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, देहरादून। तो तीसरे नंबर की जनजाति है हमारी बोक्सा। और चौथे नंबर की जो जनजाति है वो है भूटिया। यह उत्तराखंड की जो भूटिया जनजाति है यह घुमंतू जनजाति है, यानी कि अर्ध घुमंतू। और यह जनजाति मुख्यतः पिथौरागढ़ जो जिला है हमारा वहां पर निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं? तो ये जो स्रोतकूप हैं, जैसे पानी के जो स्रोत होते हैं वो पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्रोतकूप पाए जाते हैं। जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। इस श्रेणी का जो धरातल है, जो जमीन है वह ऊंची नीची है तथा इसका ढाल तेज है। भूस्खलन तथा भारी कटान के कारण यहाँ पर जो है गहरी घाटियां पाई जाती हैं। कंकरीली और पथरीली मिट्टी से निर्मित इस क्षेत्र को भाबर तथा महीन अवसाद वाली जो मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है उसको हम तराई कहते हैं। जैसे हल्द्वानी, ये भाबर का क्षेत्र हो गया। हल्द्वानी जो शहर है, काठगोदाम, हल्द्वानी। और तराई क्षेत्र में आ जाता है उधम सिंह नगर के जो क्षेत्र हैं। और भाबर का जो क्षेत्र है वो शिवालिक पहाड़ियों के आसपास सीमित है। तराई क्षेत्र में हरिद्वार का मैदानी क्षेत्र प्रमुख है। इस नगर को उत्तरांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार को उत्तरांचल का प्रवेश द्वार। और अगर आप भाबर क्षेत्र की बात करेंगे काठगोदाम, तो काठगोदाम को कहते हैं कुमाऊं का प्रवेश द्वार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी झील त्रिभुजाकार है? तो आंसर है सतोपन ताल। यह झील जो है बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर आगे जो दुर्गम शिखर हैं उनके मध्य पर स्थित है। और इतिहास में कहा जाता है कि पांडव इसी झील के माध्यम से या इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे, क्योंकि इसी के पास स्वर्ग रोहिणी शिखर भी है। यह ताल जो है त्रिभुजाकार है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में इस प्रश्न में को लेकर काफी ज्यादा उलझन अभ्यर्थियों को होती है। तो बात करते हैं सरवती ताल की हम। यह ताल जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। और केदारनाथ जो मंदिर है हमारा रुद्रप्रयाग में भगवान शिव का, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी यहीं पर प्रवाहित की गई थी, जिस कारण से इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। और इसका नाम है सरवती ताल, या इसको हम चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कोसी नदी। इस पर भी हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताते हैं कि कोसी नदी जो है उत्तराखंड में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी नदी की जो मुख्य धारा है वो अरुण नदी के नाम से गोसाई थान के उत्तर से उत्पन्न होकर सापू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। शिवालिक पहाड़ियों को पार कर यह नदी विशाल जलोढ़ पंख बनाकर जयनगर नामक स्थान पर मैदान में उतरती है। इस नदी ने अनेक बार अपने मार्ग परिवर्तन किए हैं, यानी कि इस नदी पे जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण इसने अनेक बार अपने मार्ग परिवर्तन किए। अगला प्रश्न है हमारा, पंच केदार मंदिर श्रृंखला कौन कौन से हैं? तो पंच केदार मंदिर श्रृंखला में भगवान शिव के 5 मंदिरों की यह श्रृंखला है, जो उत्तराखंड के ऊखीमठ नामक स्थान पर स्थित है। और ये सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ के माने जाते हैं। इसमें प्रथम जो मंदिर है वह है केदारनाथ, दूसरा जो मंदिर है मदमहेश्वर, तीसरा मंदिर है तुंगनाथ, चौथा मंदिर है रुद्रनाथ और 5वें नंबर पे है कल्पेश्वर। तो आज हमने उत्तराखंड के
10 इन प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। तो लास्ट में एक प्रश्न और है आपके लिए बोनस, जो जीएस का प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। वह प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? नीरी इसका इंग्लिश में नाम है, नीरी। तो नीरी के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो इस नीरी शोध संस्थान है, यह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और इससे जो संबंधित बीमारियां जो होती हैं और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र के लिए शोध एवं विकास के लिए, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो चेन्नई में, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। नीरी जो संस्थान है, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर और इस वीडियो पर कमेंट और इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरीके के वीडियो हम आने वाली अपनी इन सीरीजों में देंगे। तो रोजाना आप केवल 10 मिनट इन वीडियो को दीजिए और 10 मिनट में ही आपके करीब 10 से 11 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो निश्चित ही आपको आने वाली परीक्षाओं में जरूर मददगार साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।